इस वक्त अब मेरे साथ तीन ऐसे खास मेहमान हैं जो संभवतः आप कह सकते हैं भारतीय राजनीति के ऐसे धुरंधर हैं जिनसे बेहतर भारत की आजादी की कहानी, स्वतंत्र भारत की कहानी कोई और नहीं सुना सकता। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ केसी त्यागी आज खुद मेरे साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास विशेष प्रसारण में। सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। केसी त्यागी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस विशेष ब्रॉडकास्ट में। और मेरे साथ प्रमोद तिवारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, देश का पक्ष रखेंगे आज। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों का विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत सुधांशु जी आपसे कर रहा हूं। ये जो कोशिश नेटवर्क 18 की तरफ से की गई, लाल किले से गूंज, जिसमें हमने स्वतंत्र भारत की कहानी अलग अलग प्रधानमंत्रियों की जुबानी हमने सुनाई, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप तीनों का पक्ष पहले जानना चाहूंगा कि ये जो आजाद भारत की कहानी है, भारत के अमृत महोत्सव जो देश मना रहा है 75 साल, आजाद भारत की कहानी, सुधांशु त्रिवेदी आपकी जुबानी, नेहरू से मोदी तक, नेहरू से मोदी तक, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, हमारे मन में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के लिए सभी लोगों ने जिस जिस प्रकार का योगदान दिया उसका सम्मान होना चाहिए। याद करिए, हमारी सरकार में ही मोदी जी ने भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक स्मारक 3 मूर्ति के ऊपर बनवाया है। यानी सभी प्रधानमंत्रियों ने जो जो योगदान दिया देश के लिए उसको ईमानदारी से याद किया जाए। हमारी सरकार जिस दिन बनी थी 2014 में, याद करिए, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का, ये थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। पंडित नेहरू जी के 125वां वर्ष था। सरकार ने पूरे सम्मान के साथ, पूरी उत्साह के साथ उसका आयोजन करवाया। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उस समिति के अध्यक्ष भी थे। इवन आप याद करिए, सरदार पटेल जी से हमारे कितने भी राजनीतिक मतभेद रहे हों, पर सरदार पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनवाई थी। और उसके बाद चाहे एससी जमीर जी को देना हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल जी को देना हो, चाहे तरुण गोगोई जी को देना हो, पद्म पुरस्कार देने में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तो हम ईमानदारी से मानते हैं कि स्वतंत्रता के संग्राम में सभी विचारधाराओं का, तमाम संगठनों का, तमाम नेताओं का जो योगदान है स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए और एकाधिकार और एकमेव वर्चस्व की मनोवृत्ति का त्याग करना चाहिए। क्या एकाधिकार था? मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपने जिस चीज का जिक्र किया, प्रधानमंत्री संग्रहालय, मतलब तमाम प्रधानमंत्रियों का वहां पर जिक्र, जो अब तक नेहरू संग्रहालय 3 मूर्ति भवन। हाँ जी, देखिए, क्या सम्मान में असमानता थी? हाँ, मैं क्या बता सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत एकाधिकार की बात में को कम कर किया गया? कुछ प्रधानमंत्रियों की, आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा यह कहना, देखिए, एकाधिकार बताएं क्या था। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने शपथ ली। वैसे सितंबर 1946 में उन्होंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करते हुए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत शपथ ली थी। यदि हम वह इतिहास में पढ़ते हैं तो 1943 में आजाद हिंद फौज की निर्वाचित सरकार बनी, सुभाष चंद्र बोस जी जिसके प्रमुख थे। यह कभी जनरल नॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। यानी एक सामान्य स्कूली बच्चे से पूछिए तो हमारी सरकार आने से पहले किसी को नहीं पता था। जब 75 वर्ष पूरे हुए 2018 में, तो जो भी लोग जीवित थे आजाद हिंद फौज के, उन सबका गणतंत्र दिवस की परेड में ससम्मान संचलन सबने किया। तो उस समय के, बल्कि याद करिए, उस समय दुनिया के जिन 8-10 देशों ने उस सरकार का को मान्यता दी थी, वो उस समय बहुत शक्तिशाली देश थे। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदल गई। तो मेरा यह मानना है, जैसे 1946 फरवरी का नौसेना का विद्रोह, 10,000 सैनिक कराची से, कलकत्ता से लेके बंबई और मद्रास तक उसमें शामिल हो गए थे। ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। आप याद करिए कि जो ब्रिटेन में प्रस्ताव पारित हुआ था वो जून 1948 में भारत को स्वतंत्रता देने का था। ये जो 11 महीने प्रीफोन कर दिया गया, उसमें बहुत बड़ा कारण वो 1946 का नौसेना की अपराइजिंग थी। अब ये सब बातें भी ईमानदारी से स्वीकार की जाती तो ये होता कि हाँ भाई, जिस जिसका भी योगदान है, राजनीतिक आंदोलन का योगदान, क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान और सैन्य जो संघर्ष था,
चाहे रास बिहारी बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी या नौसेना की अपराइजिंग, इन सब का योगदान हम ईमानदारी से स्वीकार करते तो ज्यादा बेहतर होता। कोई बात नहीं, अब गता सूनश्च अगता सूनश्च नान्यम शोच्यन्ति पंडिता, आप छोड़ दीजिए। अब अमृत काल में हम सब पुरानी बातों को भूलकर अब ईमानदारी से उनको स्वीकार कर लें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा रहेगा। प्रमोद तिवारी जी, क्या अब उन चीजों को स्वीकार किया जा रहा है ईमानदारी से? खासकर जब बात प्रधानमंत्री संग्रहालय की होती है तो तमाम प्रधानमंत्रियों का, नेहरू से लेकर मोदी तक, सभी के योगदान को वहां पर रिफ्लेक्ट किया गया है, जिसकी आज पूरी देश चर्चा कर रहा है। प्रमोद तिवारी, देखिए, मेरा तो छोड़ दीजिए आप, सारा देश इस बात से पीड़ा महसूस करता है। ये कौन बोलता है? पिछले 70 सालों में जो कमियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, दूर करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनाने का काम कौन करता है? भाजपा। हमारे बड़े काबिल मित्र हैं जो लिखने पढ़ने में मुझसे कहीं ज्यादा आगे हैं। केसी त्यागी जी, मेरा सौभाग्य है, नमस्कार उनको, कि वो ज्यादा विस्तृत रूप से इस पर बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत परंपरा और प्रथा डाली, चलिए अब भी समाप्त हो जाए तो अच्छा है। नेहरू को, महान नेहरू को, हम तो महान नेहरू कहते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू को जितना कमतर आंकने की कोशिश की गई और उन लोगों से तुलना की गई जो नेहरू के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं, क्योंकि नेहरू ने उस भारतवर्ष को सजाया संवारा जो गुलाम भारत था, जिसके पास अपने निर्माण के लिए कोई कल कारखाने नहीं थे। हम पूरी तरह विदेशी बाजारों पर निर्भर करते थे। हमारे पास सेना नहीं थी, गिनी चुनी सेना, जो इतनी भी नहीं थी कि हम उस समय अपनी सीमाओं की हिफाजत कर पाते। एक सशक्त सेना बनाने में योगदान नेहरू, इंदिरा जी, सभी का। मैं तो अटल जी को भी गिनता हूं कि सब एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में अटल जी भी थे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमतर करके आंकने की जो ऐतिहासिक भूल भाजपा ने की है वो अक्षम्य है, नहीं करना चाहिए। अब भी उनको चाहिए कि नेहरू जी के योगदान, शास्त्री जी के योगदान, इंदिरा जी के योगदान, वो सबको स्वीकार करें। राजीव जी का जो योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में है, स्वीकार करें उसको। मनमोहन सिंह जी ने जो उदारवादी आर्थिक नीति दी उसे स्वीकार करें। तो ये भारत जो बना है सबने मिलकर बनाया है, हर जाति धर्म ने मिलकर बनाया है। अब आप एक नफरत की दीवार जो खड़ी कर रहे हैं, क्या आज़ादी के लिए हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों ने मिलकर कुर्बानी नहीं दी है? अगड़े पिछड़े ने मिलकर कुर्बानी नहीं दी है? आज आप जिस तरह से उन्हीं में अलगाववाद पैदा कर रहे हो, वो शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, सबको अपना पक्ष रखना है, सुधांशु जी अवश्य रखें, लेकिन नाइंसाफी इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व से भाजपा सरकार ने की है, ये मेरा एक निश्चित आरोप। ठीक है, केसी त्यागी जी, आपका पक्ष, आपको भी लगता है कि वैचारिक विरोध की वजह से आजादी के कुछ जन नायकों की विरासत को कम करके आंका गया या दिखाया गया, चाहे प्रधानमंत्री हो कुछ? केसी त्यागी, देखिए, अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष काल में हम आजाद भारत की उपलब्धियों का और इतिहास का जिक्र करेंगे। आज का दिन आलोचना करने का या किसी को बिलिटिल करने का नहीं है, और इतिहास निर्मित होता है, ये मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता कि हम अपनी इच्छाओं से इसका निर्माण करें। इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी थे। आज कई बार गांधी जी पे भी सवाल उठते हैं। जो दुनिया की नोबेल पुरस्कार कमेटी है, जब उससे पूछा गया कि आपने गांधी जी को क्यों नहीं पुरस्कार दिया, तो कमेटी का अध्यक्ष कहता है गांधी और ईसा मसीह इससे ऊपर है। लेकिन अपने यहाँ गांधी जी पर भी आवाज उठती है। सुभाष बाबू का अभी मेरे मित्र जिक्र कर रहे थे, उनकी बेमिसाल उपलब्धियां हैं, और आजाद हिंद फौज ने नॉर्थ ईस्ट के इलाके में लगभग भारत को आजाद करा दिया था। लेकिन उनके गांधी जी के मतभेद नहीं थे, कार्य प्रणाली को लेकर के फर्क हो सकता है। जब सुभाष बाबू से पूछा गया कि आपके गांधी जी से मतभेद हैं, तो सुभाष बाबू का लिखा हुआ है
कि इससे कैसे मतभेद होते हैं। लेटा हुआ ये गौतम बुद्ध लगता है और जब खड़ा हो जाता है तो ये जेसस क्राइस्ट लगता है। तो एक तो आजादी के आंदोलन के इतिहास की कई धाराएं थी जी। जैसे मुझको भगत सिंह बहुत रोमांचित करता है, जो 23.5 साल की उम्र में ही फांसी खा के मरता है, माफी नहीं मांगता है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास गवाह है और देश की आजादी का भी, कि उनकी शहादत के बाद ही रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया जाता है। उनका भी योगदान है। जो नैविक विद्रोह हुआ था मुंबई में उसका भी योगदान है। सबके योगदान है। लेकिन इस सूत्र की कड़ी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी है, नंबर 1। नंबर 2, 15 अगस्त 1947 को जो भारत मिला था उसकी सारी आर्थिक संपदाएं अंग्रेज बर्बाद कर गए, लूट के ले गए। एक कंगाल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और वो दूरदृष्टि रखने वाले थे। आजादी की लड़ाई में गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा चिंतनशील थे और नए भारत के नव निर्माण के लिए उन्होंने सपने देखे। उन्होंने यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग के कारखाने खुलाए, स्टील के क्षेत्र में हम हों, IDPL उन्होंने बनवाया। एक भी दवाई हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर में नहीं बनती थी। ये पहला मौका था जब IDPL खुला। भाखड़ा नांगल डैम अगर ना होता तो शायद भारत आज इस खुशहाल मुल्क की श्रेणी में नहीं आता, जहां आज पहले स्थान पर भारत दूध के उत्पादन में है। नंबर 1 पे भारत है चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियों में जी। नंबर 2 पर है कृषि उत्पादन में। 403 अरब डॉलर का उत्पादन था पिछले वर्ष। और वहां से लेकर के नरेंद्र मोदी तक सबने अपने अपने तरीके से इस महान भारत को ऊपर उठाने के प्रयास किए। बीच में कुछ झंझावात भी आए हैं। जैसे मैं जरूर जिक्र करूंगा उस आंदोलन का जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला। जवाहरलाल जी से भिन्न इंदिरा जी के कदम थे लोकतंत्र को कमजोर करने के, जिस पर उस समय के बड़े कवि ने लिखा था, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। ये बाबा नागार्जुन की कविता थी। उसके बाद एक गैर कांग्रेसी राजनीति का दौर चला। उसमें चरण सिंह जी से लेकर के देवेगौड़ा तक उन्होंने कृषि को अतिरिक्त उत्पादन करा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए। उसके बाद अटल एरा है जो जवाहरलाल के बाद भारतीय राजनीति का सबसे स्वर्णिम इतिहास में मानता हूं, जहां लोकतंत्र, जहां धर्मनिरपेक्षता, जहां बराबरी, जहां स्वावलंबन, नागरिक आजादी, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीजें पंडित जी के वाजपेयी जी के नेतृत्व में फली फूली। पिछले 1.5 दशक मोदी जी का है जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी चलाए, कई तरह के नारे भी चलाए। उनको लेकर के विरोधी दलों में भी कई तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन जब संपूर्ण भारत की आजादी के बाद के इतिहास को लिखा जाएगा तो नेहरू से लेकर के मोदी तक सबकी प्रशंसा ज्यादा की जानी चाहिए बजाय आलोचना की। सुधांशु त्रिवेदी, एक शिकायत आप लोगों से है कि वर्तमान की चुनौतियों और वर्तमान की समस्याओं के लिए आप नेहरू को आज भी दोष देते रहे हैं। वही प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि उनके योगदान को सबसे कम करके भारतीय जनता पार्टी दिखाती है कि सारा दोष नेहरू का, कश्मीर को UN ले जाना नेहरू। आज के दौर की समस्याओं के लिए भी नेहरू दोषी हैं, उनके योगदान को आप कम करके आते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं त्यागी जी के कुछ तकनीकी कारणों से एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं सुन पाया, पर जितना मैंने प्रमोद तिवारी जी का, त्यागी जी का सुना, देखिए दोनों ही मुझसे कहीं अधिक वरिष्ठ हैं भारतीय राजनीति में। इसलिए मैं विनम्रता के साथ थोड़ा अनाधिकार चेष्टा करते हुए उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए, प्रमोद जी ने जो बात बोली, हमने कभी नेहरू जी को कमतर नहीं किया, ये सच है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। IITs का स्थापना करना, एम्स की स्थापना करना, बोकारो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना करना, जो अभी त्यागी जी उल्लेख करे थे भाखड़ा नंगल डैम की बात, वह उनका सराहनीय कार्य था, उसका योगदान है। परंतु यह भी एक सत्य है, मैं विनम्रता से कहूंगा, यहां पर थोड़ा सा प्रमोद जी के तथ्यों को संशोधन करूंगा। हम आजाद हुए तो सेना कम नहीं थी सर। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 25 लाख की भारतीय सेना थी, 25 लाख, जो कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों का प्रयोग कर रहे थे। हमने 2 साल में सब खत्म कर दी और 2-3 लाख पे ले आए। चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 1947 में, हमारे पास 1932 से थी।
क्योंकि ब्रिटिश लेगेसी की वजह से हमारे यहां बहुत ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी 1947 में, हथियार हमारे यहां बनते थे, चाइना में एक हथियार नहीं बनता था। परंतु उसके बाद दुर्भाग्य से हमने वो सब हथियार बंद कर दिए, सैनिकों को घर बैठा दिया और कुछ इतना ज्यादा शांति के चक्कर में पड़ गए कि फिर उसका खामियाजा 62 में भरना पड़ा। और मैं बताता हूं, ड्वाइट आइजनहावर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल आर्काइव में, जेके गैल्ब्रिथ जो भारत में एम्बेसडर थे, उन्होंने लिखा 59 में उन्होंने नेहरू जी से बात करके पूछा कि कितने समय में भारत एटम बम बना सकता है, तो कहा 1 साल में। यानी भाभा के नेतृत्व में 1960 में भारत परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में था। अगर हो जाता तो 62 की लड़ाई नहीं होती, 65 की लड़ाई नहीं होती, हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर होते वगैरह वगैरह, वो छोड़ दीजिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, पर उस समय उन्होंने कहा वी बिलीव इन एटम फॉर पीस। ठीक है, अच्छी बात थी, शांति अच्छी है, परंतु यह जग नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमार मर्दन। बाद में शास्त्री जी ने उस पॉलिसी को चेंज किया, इंदिरा जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो जहां पर, और दूसरी बात, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गया कश्मीर का मुद्दा, कब लेके गया? अक्टूबर 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ बना कब था?